हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी के पार्ट 2 में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। हिंदी भाषा का सही विकास क्रम जो है संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद में हिंदी। हिंदी जो है हमारा सबसे बाद में आया। हिंदी का जो है विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में किस भाषा को स्वीकार किया गया है? तो हिंदी और अपभ्रंश के बीच की जो भाषा होती है वो अवहट्ट होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी अवहट्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की किस रचना में मिलता है? तो अवहट्ट का जो है उल्लेख वो विद्यापति की रचना जो है जिसका नाम है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता में जो है अवहट्ट नाम का जिक्र किया गया है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, कीर्तिलता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देसिल वयना सब जन मिठा ते तैसन जम्पाओ अवहट्टा, यह प्रसिद्ध किस की है? यह प्रसिद्ध पंक्ति किस लेखक की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी विद्यापति की है, क्योंकि विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसमें ही अवहट्ट का जिक्र किया गया है। तो उसी कीर्तिलता से जो है ये पंक्ति ली गई है जो कि विद्यापति द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भाषा को देववाणी कहा गया है? देववाणी जो है वो संस्कृत को बोला जाता है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो भी पाली है, यानी भगवान बुद्ध की जो भाषा है वो पाली भाषा है। इन्होंने सारे अपने उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर स्वामी ने जो है अपने उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? तो जैन धर्म की प्रमुख भाषा जो है वो प्राकृत मानी जाती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस भाषा को बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है? किस भाषा को बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वो हिंदी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आधुनिक हिंदी भाषा का विकास किससे माना जाता है? आधुनिक हिंदी भाषा का विकास जो है वो अपभ्रंश से माना जाता है, यानी आधुनिक हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वो किस प्रकार की भाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है
ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो हम 13 नंबर देख लेते हैं। संस्कृत भाषा आकृति या रूप के आधार पर किस प्रकार की भाषा है? संस्कृत भाषा आकृति या रूप के आधार पर किस प्रकार की भाषा है? तो संस्कृत जो है वो आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक भाषा है। ओ सॉरी, संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी भाषा आकृति या रूप के आधार पर कैसी भाषा है? अंग्रेजी भाषा जो है वो आकृति या रूप के आधार पर जो है वो भी वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का जो है वो तीसरा स्थान आता है। ठीक है, हिंदी का तीसरा स्थान आता है। पहले पर क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान किस भाषा का है? किस भाषा का जो है प्रथम स्थान है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो है बी है। इसमें अंग्रेजी जो है प्रथम स्थान पर आती है, उसके बाद में चीनी दूसरे स्थान पर आती है और तीसरे स्थान पर जो है अपनी हिंदी आती है। क्वेश्चन नंबर 17, चीनी भाषा मंदारिन का विश्व की बोली में कौन सा स्थान आता है? तो चीनी भाषा का जो है विश्व में मैंने आपको बताया है कि जो दूसरा स्थान, विश्व में दूसरे स्थान पर चीनी भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी है। आप इसका ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर इंग्लिश आती है अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर चीनी या मंदारिन और तीसरे स्थान पर जो है विश्व में हिंदी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। राजभाषा का सामान्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजभाषा का सामान्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजभाषा का जो सामान्य शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका राजकाज की भाषा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। राजभाषा का जो अर्थ है राजकाज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का प्रशासन की भाषा को क्या कहा जाता है? राज्य या प्रशासन की भाषा को क्या कहा जाता है? तो राज्य या प्रशासन की भाषा को बोला जाता है राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी को इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है? जनता और सरकार के मध्य जो है वो सेतु यानी चीज़ों को आदान प्रदान, बोलना, अपनी भाषा को पहुंचाना, वो कौन सी भाषा कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। राजभाषा जो है वो जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? ये सबको आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया? तो इसका सही जो उत्तर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है वो जिस दिन हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था उसी तारीख को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो संवैधानिक मान्यता जो है वो हिंदी को मिली थी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। देवनागरी लिपि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को कौन सी लिपि कहते हैं? नागरी लिपि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। 26 नंबर देखिए, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को या देवनागरी को जो है ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ नागरी से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में द्रविड़ नागरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन नागरी या देवनागरी लिपि का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो देवनागरी लिपि का जो है विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9वीं शताब्दी है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। कुटिल लिपि, खरोष्टी लिपि, सादा लिपि या फारसी लिपि? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कुटिल लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, कुटिल लिपि। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देवनागरी लिपि किस लिपि का परिष्कृत रूप है? देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी एवं देवनागरी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी एवं देवनागरी लिपि किस साइड से किस साइड की ओर लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाहिने। बाएं से दाहिने ये लिपि लिखी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मूलतः देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? स्लैविक। स्लैविक मतलब अक्षरात्मक, यानी इसमें अक्षर लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देवनागरी लिपि में शब्दों को सुंदरता प्रदान करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि में सुंदरता प्रदान करने के लिए जो है हम शिरोरेखा का यूज करते हैं। किसका? शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है शिरोरेखा। शिरोरेखा का मतलब होता है जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसको हम शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये बहुत ये क्वेश्चन जो है संविधान की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और हिंदी की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि संविधान में अनुच्छेद 343(1) में ये कहा गया है कि हिंदी जो है राजभाषा होगी और उसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 343(2) के तहत संविधान लागू होने के कितने वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की छूट दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्षों के लिए कहा गया था कि जब तक संविधान लागू हुआ है उसके 15 वर्षों तक जो है कामकाज की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। ये संविधान में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में राजभाषा नीति किस तिथि को लागू हुई? तो राजभाषा नीति जो थी वो आपकी लागू हुई 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 का उल्लेख है? ये संविधान और हिंदी दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 जो दिए गए हैं। तो आप देखिएगा कि राजभाषा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक, वो संविधान के भाग नंबर 17 में दिया गया है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? अभी तो आपको बताया गया ऊपर जस्ट 343 से 351 तक। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? वो है 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैथिली भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? मैथिली भाषा की, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी में वो लिखी जाती है हिंदी, ऐसे ही मैथिली भाषा की भी एक लिपि है, वो आपको बताना है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं तिरहुता या देवनागरी। फिर 41 नंबर, संथाली भाषा की मुख्य लिपि कौन सी है? संथाली भाषा की जो लिपि है आपकी, वो ऑप्शन नंबर बी, ओलचिकी या देवनागरी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कश्मीरी भाषा के लिए प्रयुक्त लिपियों में कौन सी शामिल है? कश्मीरी भाषा के लिए प्रयुक्त लिपियों में कौन सी शामिल है, यानी लिपि का नाम आपको बताना है। कश्मीरी भाषा की कौन सी लिपि है, ये आपको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु भाषा निम्नलिखित में किन लिपियों में लिखी जाती है? सिंधु भाषा की लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, तो इस की जो लिपि है सिंधी भाषा की लिपि जो है फारसी, अरबी या देवनागरी लिपि जो है इसकी लिपि है, किसकी? सिंधी भाषा की। फिर उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा की जो लिपि है वो भी फारसी, अरबी और देवनागरी है। 44 नंबर का राइट आंसर जो है आपका वी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा जो है वो आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। 45 नंबर का जो उत्तर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरमुखी। फिर मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है? मणिपुरी भाषा की लिपि जो है ये है आपकी मैतेई। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी की देवनागरी हो गई, पंजाबी की गुरमुखी हो गई, ऐसे मणिपुरी भाषा की भी एक लिपि है जिसका नाम है मैतेई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो और मराठी भाषाओं की सामान्य लिपि कौन सी है? तो इसकी आपको लिपि बतानी है कौन सी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे पंजाबी की गुरमुखी हो गई, हिंदी की देवनागरी हो गई, ऐसे ही कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो देवनागरी है, यानी इन सभी भाषाओं की भी लिपि देवनागरी ही है। गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुजराती भाषा की जो लिपि है वो है गुजराती या देवनागरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असमिया भाषा की लिपि क्या है? असमिया भाषा की जो लिपि है वो असमिया ही है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
असमिया भाषा की लिपि जो है वो असमिया ही है। निम्नलिखित, अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कुल आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इसमें कौन सी भाषा जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी को उन 22 भाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, यानी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा का कोई स्थान नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जिसमें अपना सुझाव अवश्य दें ताकि हम और अच्छे से थोड़ा काम कर पाएँ। और सभी को धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।